हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडर बुट कैंप। सो आज रिकर्सन पार्ट 4 में डिस्कस करने वाले हैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। जो हमने लास्ट वीडियोस में एक रिकर्सिव कोड लिखा था पावर फंक्शन, उसी का हम स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करेंगे। तो चलिए बिना देरी का स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी सपोज कि ये रिकर्सिव फंक्शन है, ये अगर tn टाइम लिया होगा तो इसका जो हाफ वाला पार्ट, जो नेक्स्ट रिकर्सिव इंटरनली जो कॉल हुआ है वो n/2 के साथ कॉल हुआ है। मतलब जिस इतना अगर पूरा tn टाइम लिया होगा तो ये बीच वाला tn/2 टाइम लिया होगा। बाकी ये कैलकुलेशन कुछ टाइम लिया होगा जिसको हम कांस्टेंट से दिखाते हैं। तो चलिए इधर रिकर्सिव एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो अगर पूरा एल्गोरिदम tn टाइम लिया होगा तो ये छोटे वाला पार्ट कितना लिया होगा, tn/2 प्लस कुछ कांस्टेंट टाइम इस कैलकुलेशन में लगे होंगे c। अगर इसको हम डिराइव करें मैथमेटिकली तो हमें टाइम कॉन्स्टेंट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे डिराइव करते हैं। तो हमने क्या लिखा, t समथिंग इज इक्वल टू t समथिंग बाई हाफ प्लस c। तो इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसका हाफ प्लस c। तो क्या लिख सकते हैं, tn/2 का हाफ प्लस c, और ये प्लस ये जो पुराना c था ऊपर वाला वो आया। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, tn/2 प्लस 2 इंटू सी। मैं इन दोनों का ऐड कर दिया और इसको नीचे ला करके ऊपर पावर चढ़ा दिया। तो ऐसे अगर हम k टाइम्स के बाद डिराइव करते चले जाए तो हमें क्या मिलने वाला है, tn/2 k प्लस k इंटू सी। क्योंकि k टाइम्स यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 था, अगर 3 होगा तो 3 होगा। तो k टाइम्स के बाद यहाँ अगर k है तो यहाँ पर k बाई सी होगा। तो यहीं पे अगर हम k की वैल्यू अब निकाल लें तो हमें अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाएगा, जो कि n के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए कुछ हमें बेस करने से लिखने पड़ेंगे। तो बेस केस हम कैसे लिखेंगे, देखिए अगर n की वैल्यू 1 हो तो कितना टाइम लगा होगा, n की वैल्यू अगर 1 हो तो बहुत छोटा, बहुत टाइम कम लगा होगा। चलिए उसको हम कुछ कॉन्स्टेंट टाइम c1 बताते हैं। चलिए c1 लिख दिया हमने। अब इसको अगर इक्वेशन 1 माने और इसको अगर इक्वेशन 2 माने तो अब इन दोनों की हेल्प से हम k को एलिमिनेट कर सकते हैं और इस t को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। जरूर, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए। चलिए इसको अगर 1 सपोज करें तो ये क्या बन जाएगा, t(1 प्लस k इंटू सी। ठीक है, अब t(1) की वैल्यू हमें पता है c1 थी, तो c1 प्लस k इंटू सी। ठीक है, हमें अब सिर्फ और k की वैल्यू एलिमिनेट करनी है। तो k की वैल्यू कैसे एलिमिनेट कर, इसको हमने 1 बनाया था, n/2 k इसको हमने 1 बनाया था। ठीक है, अब दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू 2 k। लॉग ले लीजिए दोनों साइड बेस 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस 2n इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 बेस 2 k। तो ये लॉग 2 ऑफ 2 1 ही होता है और k बाहर आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू लॉग 2n। तो यहाँ हमें k की वैल्यू मिल गई। अगर इसको हम यहाँ पे रखें तो क्या हो जाएगा, c1 प्लस लॉग 2n इंटू सी। ठीक है, और जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं तो कभी बड़े नंबर का एग्जांपल लेते हैं, छोटे का नहीं ले, क्योंकि समझ में नहीं आता उससे कि कितना टाइम लगा होगा। सोचिए अगर n बहुत बड़ा होगा तो उसमें कुछ ऐड करेंगे। सपोज 1 लाख में हम 1 ऐड करते हैं तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो कंपेरेबल 1 लाख ही होता है। तो हम लोग इसलिए इस c1 को भी हटा दें, क्योंकि इसमें छोटा, इसमें ऐड करने वाले छोटा अमाउंट, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंपेरेबल इक्वल क्या लिख सकते हैं, लॉग 2n इंटू कॉन्स्टेंट। अब बिगो नोटेशन का फॉर्म में लिखेंगे तो राइट साइड में सिर्फ n ही के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट को सब हम हटा देते हैं जब भी ऐसा नोटेशन में लिखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो कैसे क्या लिख सकते हैं, t ऑफ n इज इक्वल टू बिगो ऑफ log 2n। तो आप देख सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा किस में आ गया, लॉगरिथमिक फॉर्म में आ गया। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई भी रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं और उसका टाइम कॉन्स्टेंट निकालते हैं तो हमेशा एक्सपोनेंशियल हमें मिलता है। बट ये हमने ऐसा एग्जांपल पिक किया था जिसमें टाइम कॉन्स्टेंट हमेशा लॉगरिथमिक मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका एनालाइज करते हैं। वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले इसको मिटाते हैं फिर उसको देखते हैं। तो चलिए अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं। तो इस कोड को देखने से लग नहीं रहा है कि कितनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगी होगी, यहाँ पे कितना स्पेस लगा होगा, क्योंकि एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन है, एक यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, बाकी फंक्शन कॉल हुए हैं और कुछ कैलकुलेशन हुई है जो मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस लिया होगा। तो मेजरली यहाँ जो स्पेस लगा होगा वो रिकर्सिव कॉल की वजह से लगा होगा। जब भी रिकर्सन फंक्शन कॉल होता है तो स्टैक में एंट्री बनती है, फिर दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं, फिर स्टैक में एंट्री बनती है, फिर दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इस कॉलिंग में जो स्पेस लगा उसी को हम एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए हम उससे पहले हम इस फंक्शन का जो चेन है
रिकर्सिवली कैसे कॉल होता है वो समझते हैं, फिर उसको काउंट करेंगे मैथमेटिकली कि कितना लगा होगा, कितने नंबर ऑफ टाइम्स फंक्शन कॉल हुए होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे में a⁵ मीन्स अगर फंक्शन n 5 से जब कॉल होगा, n की वैल्यू जब 5 रही होगी, दूसरी फंक्शन जब कॉल हुई होगी तो कैसे कॉल हुआ, इसको एंट्री में रखा, स्टैक में रखा गया होगा, फिर दूसरा फंक्शन कॉल होगा। तो कैसे कॉल होगा, n/2 के साथ मीन्स 5/2 मीन्स 2, फिर 1, फिर 0। तो 0 को स्टैक में रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 की वैल्यू डायरेक्ट हम रिटर्न कर दे, जब n की वैल्यू है तो रिटर्न कर दे रहे हैं, तो इसको स्टैक में होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कैसे फंक्शन का चेन बन रहा है हम देख लिए। चलिए अब इसको काउंट कैसे करेंगे, तो एक मैथमेटिकली हम डिराइव करते हैं कि कैसे काउंट करके देखते हैं। चलिए ठीक है, पहले n था, तो फिर क्या था, n/2 हुआ, फिर n/4 हुआ, फिर समथिंग लास्ट में 1 तक आकर रुका। ठीक है, तो इसी को हमें काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये आया हुआ है। ठीक है फंक्शन, तो चलिए इसको रिवर्स करके देखते हैं। पहले पूरे इस लिस्ट को रिवर्स करें तो कैसे बनेगा, 1 2 इसका डबल 4 इसका डबल 8 ऐसे n तक। ठीक है, तो अगर इसको हम मैथमेटिकल में इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3 डॉट डॉट k टाइम्स के बाद क्या लिख सकते हैं, 2⁻k-1 जो कि हमारा n के बराबर होगा, क्योंकि ऐसे डबल होते होते n तक जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे k-1 क्यों लिखा, जब 1 था, अगर ये टोटल को हम अगर k बोलते हैं, क्यों ऐसा लिखा है k-1, क्योंकि ये पहला को 1 - 0 लिखे, दूसरा है तो एक कम पावर है, तीसरा है मतलब एक कम पावर है, चौथा है तो उसके एक कम पावर 3। तो ऐसे ऐसे जब ये k होगा तो इसका पावर क्या होगा, k-1 होगा। ठीक है, तो चलिए ये n के बराबर होगा। तो यहां से अगर हम k की वैल्यू निकालिए, k क्या है, हमारा टोटल काउंट बता रहा है। ठीक है, तो 2 टू दी पावर अगर k-1 इक्वल्स टू n लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि होगा क्योंकि डबल होते होते n के बराबर हो जाएगा। तो ये अगर दोनों साइड अगर लॉग ले तो क्या हो जाएगा, log बेस 2 टू दी पावर k-1 इक्वल्स टू log बेस 2n। ठीक है, और k-1 इस साइड है और log 2 की वैल्यू 1 हो जाती है। अब इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, k-1 इज इक्वल्स टू log 2n। तो k इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 प्लस log बेस 2n। तो ये हमारा k निकल गया। तो k क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन काउंट। ठीक है, फंक्शन कॉल। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर बिगो नोटेशन के फॉर्म में लिखें, क्योंकि n अगर बड़ा हो तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो k इज इक्वल टू मीन्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू कंपेरेबल, इसको बिगो नोटेशन के फॉर्म में लिखे तो ये क्या हो जाएगा, log 2n। तो हमने देखा इस केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लॉगरिथमिक हो रहा है। तो ये इसलिए हमने एग्जांपल ये पिक किया था, क्योंकि एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें स्पेस और टाइम दोनों लॉगरिथमिक हो रहा है। तो ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, इसलिए हमने पिक किया। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट कैंप में एक नए एग्जांपल के साथ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो देखना ना भूलें। थैंक यू।